everyone. Till now we have covered the concept of matrices in business mathematics, and today I start with the concept of determinant. So for giving me the more motivation, please like and subscribe my YouTube channel. Determinants. So if A is equal to A B C D is my matrix, ठीक है. अगर A मैंने matrix लिया है, then what is the determinant of matrix A? So matrix A का हमारे पास determinant क्या होगा? So we can write down the determinant of matrix A as, or written as, A determinant. This is not modulus. This is term as determinant. It is a sign of determinant. This is A B C D. So A matrix है तो A matrix का हमने क्या लिया? Determinant लिया. It is represented as determinant of A. So please remember that for the matrix A, this is read as determinant of A, not modulus of A. यानी कि ये हमारे पास A के मॉडुलस, इसे रीड हम नहीं करते हैं, ठीक है. यानी कि हम इसे A का डिटर्मिनेंट रीड करते हैं. सेकेंड इज दैट ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट. ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट. सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं उन सभी के पास डिटर्मिनेंट होगा. क्या मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिसेस यानी कि 2x2 के ऑर्डर्स के जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनमें mn हमारा सेम होगा. 3x3 ऑर्डर्स के जितने भी मैट्रिसेस हैं उन्हीं का ही हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, बाकी का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे. सो अब नेक्स्ट स्टेप की यानी कि हमें निकालना कैसे है. हाउ डू वी कैलकुलेट determinant of matrix? Determinant of a matrix A is to be calculated as, this is A11, A12, A21, A22 is given as, that is, I am writing first of all the sign. This is the sign of determinant. So it is calculated as this multiplied by this. Take it right hand side the first. हमें right hand side का part first लेना है. So 11 multiply A22. हमें सबसे पहले इन दोनों को multiply करना है, minus then this multiply by this. This is determinant. I am taking an example that is, evaluate 2, 4, minus 1 and 2. What does it mean? It means this is the sign of determinant. We need to calculate its value. So its value is this multiplied by this, 2 multiplied by 2, minus, and then minus 1 multiplied by the 4. So 4 and then plus 4, that is 8. So it is the value of determinant. Now in a 3x3 matrix order, determinant of a matrix A having 3x3, it is 2x2 order, and now I am taking 3x3. So मैं कन्वीनियंसी के लिए ये लिख देती हूँ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3.
इज गिवन बाय, हमें कैसे निकालना है, सो प्लीज अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हमें क्या करना है, हम डिटर्मिनेंट निकालते समय या तो किसी भी रो से निकाल सकते हैं, यानी कि मैं रो 1 ले सकती हूँ, रो 2 से भी और रो 3 से भी, या हम इसे कॉलम वाइज भी निकाल सकते हैं, दैट इज C1 C2 C3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट निकाल के बताती हूँ रो 1 से। ठीक है, रो 1 से तो हमें थोड़ा साइन का ध्यान रखना है, हमें यानी कि साइन का ये जो बीच की वैल्यूज़ हैं थोड़ा सा इन्हें नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज A1, आई एम राइटिंग हेयर A1 एंड देन A1, क्योंकि मैंने रो 1 से स्टार्ट किया है तो मैंने यहाँ A1 लिखा एंड देन गिविंग सम स्पेस, क्योंकि A1 के आगे बाकी सारे यानी कि इन स्क्वायर्स में ये जो हमारे पास बन रहा है सिर्फ इन्हीं को ही हम नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सभी हमारे पास पॉजिटिव ही होंगे, दैट इज A1 माइनस B1 प्लस C1। अगर आप रो 2 से करना चाहती हैं तो माइनस A2 प्लस B2 माइनस C1, अगर रो 3 से देन प्लस A3 माइनस B3 देन प्लस C3। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मैंने A1 को लिया है, सो हमें नेक्स्ट स्टेप में डिटर्मिनेंट करना है, कैसे, दैट इज A1, यानी A1 जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है हमें उसे एलिमिनेट करना है। A1 फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी, जो रिमेनिंग पार्ट है मैंने उसे यहाँ लिख दिया। देन B1 फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, तो जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट आए दिस इज, एंड देन C1 फर्स्ट रो एंड देन थर्ड कॉलम को मैंने एलिमिनेट कर दिया। सो नेक्स्ट इज हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस दैट इज B2 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस C2 मल्टीप्लाई बाय B3, देन माइनस B1 A2 मल्टीप्लाई बाय C3 माइनस A3 मल्टीप्लाई बाय C2, देन प्लस C1 A2 multiply by B3 plus A3 multiply by B2. So this is the value of determinant. Now taking example, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का ही साइन होता है, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 डिटर्मिनेंट का साइन है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम रो 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी एंड कॉलम से भी। सो मेरे लिए यहाँ 0 0, क्योंकि मेरे सबसे स्टार्टिंग में डिटर्मिनेंट निकालने की प्रेफरेंस होती है 0 से, अगर 0 नहीं है देन 1 से, क्योंकि इससे कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी होगी। सो note that in the third column the two entries are the 0, so expanding along the third column, तो मैं इसीलिए इसे थर्ड कॉलम के along expand कर देती हूँ, expanding along थर्ड कॉलम, मैं इसे थर्ड कॉलम के along expand कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें जो मेरी दो एंट्रीज हैं वो क्या हैं, 0 हैं। सो 4 लिविंग दिस एंड दिस, 4 में हमारे पास है दिस माइनस दिस, या मैं डिटर्मिनेंट के टर्म्स में आपको करके बता देती हूँ, -1 3 4 1, क्योंकि ये प्लस नेगेटिव का साइन का प्लीज़ ध्यान रखिएगा,
एंड देन अगेन नेगेटिव, और चाहे अंदर कुछ भी पार्ट हो वो मेरा क्या, वो मेरा ज़ीरो ही बन के आएगा इस पार्ट के लिए, लिविंग दिस और दिस 1 2 4 1, इस पार्ट के लिए 1 -1 2 3, इसमें मेरे पास कुछ भी निकल के आए वो ज़ीरो ही होगा। सो इससे कैलकुलेशन क्या हो गई मेरी, ईजी हो गई। -1 -12, दिस इज 4 multiplied by -13, that is -52 is my determinant। ठीक है, सो मैं इसको एक आपको x की वैल्यूज़ का फाइंड आउट करके बता देती हूँ कि हम किस जगह पे x की वैल्यूज़ को निकालने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच 3x x1 इज इक्वल टू 3 4 2 1। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन है, मैट्रिसेस का साइन नहीं है, हमें यही सबसे स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैं इन सभी का डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ। सो राइट हैंड साइड द फर्स्ट मल्टीप्लाई किया -x², अगेन राइट हैंड साइड द फर्स्ट माइनस किया, देन x² इज इक्वल टू द 8, देन x इज प्लस माइनस, क्योंकि ये नंबर है, नंबर हमारा प्लस माइनस में भी आ सकता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब हम स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल में हमने मैट्रिसेस का भी यूज़ देखा था, मैट्रिसेस का भी हमने यूज़ किया था इन्वर्स को निकालने के लिए। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट को भी यूज़ करेंगे, किस लिए, सिर्फ इन्वर्स निकालने के लिए ही हम डिटर्मिनेंट को भी यूज़ करते हैं। सो इसके लिए हमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लियरलीफाई करना होगा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। एक एक प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ मैं एक कंसेप्ट आपको डिटर्मिनेंट का अच्छे से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि इसी के बेस्ड हमारे सारे जितने भी एग्ज़ाम्स में बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर ही हमारे बेस्ड हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। नंबर 1, इफ़ वी इंटरचेंज यानी द 2 रो और कॉलम, यानी कि जब कभी भी हम 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इफ़ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के जो साइन होंगे क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे, यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से लेके समझा देती हूँ कि किस तरीके से अगर हम उसको इंटरचेंज करते हैं तो उसके जो साइन हैं कैसे हम हमारे पास चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट -2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, इसी का डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ। दिस इज अलोंग दिस 2, देन लिविंग दिस एंड दिस। अब मैं बिल्कुल सीधा डायरेक्टली कर देती हूँ 0 -20 -3, क्योंकि साइन यहाँ है माइनस अंदर है, देन दिस एंड दिस -42 -4 प्लस 5, दिस इज 5, लिविंग दिस एंड दिस 30 -0, दिस इज -40 -138 प्लस 1, दिस इज -28। सो ये हमारे पास सिंपल है। इफ़ वी इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम, इसका मतलब है कि या तो मैं इन 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं,
अगर मैं C1 को इंटरचेंज कर रही हूँ C2 के साथ, या मैं इंटरचेंज कर रही हूँ R1 को चेंज कर रही हूँ R2, यानी कि R1 के जो एलिमेंट हैं वो मैंने R2 की जगह लिख दिए और R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने R1 की जगह लिख दिए, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, डिटर्मिनेंट में क्या फ़र्क आएगा, क्या डिटर्मिनेंट सेम होगा या हमारा अलग होगा। देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, यानी कि डिटर्मिनेंट के साइन, यानी वैल्यू मेरी सेम रहेगी, रिजल्ट सिर्फ साइन का ही आएगा। इंटरचेंजिंग हमें इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से करना है क्योंकि इन सभी प्रॉपर्टीज़ हमारी यूज़ होंगी। इंटरचेंजिंग R2 विद R1, ठीक है, या तो मैं R3 के साथ कर देती क्योंकि इसमें हमारे पास साइन का इतना दिक्कत नहीं होगी। सो इंटरचेंजिंग R2 विद R3, R2 को मैंने R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। सो यानी कि अब जो मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 है। आफ्टर इंटरचेंजिंग यहाँ मैं लिख देती हूँ, इंटरचेंजिंग के बाद मेरा जो डिटर्मिनेंट की मुझे वैल्यू कैलकुलेट ये करनी है, नॉट दिस, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा मुझे अब नॉट दिस। सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू आफ्टर इंटरचेंजिंग R1 R2 with R3. This is R1 -7 then 6 0 4। तो इसी की वैल्यू यानी कि इसी के ही डिटर्मिनेंट को मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। अलॉन्ग विद दिस इज 220 20 -0 then -3 4 plus 42 प्लस 5 और इन सभी के आंसर दैट इज 28। सो अभी हमने यहाँ क्या देखा कि इंटरचेंज करने के बाद मेरा जो आंसर है लगभग क्या पूरा ही सेम है, फ़र्क क्या है, सिर्फ साइन का, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का डिफरेंट है हमारे पास। So first property is if we interchange the any two or columns, then the sign of determinant also changes. Next, second property. The second property, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मीन्स अगर मैं सारी रोज को कॉलम में चेंज कर दूं और मैं सारी कॉलम्स को रोज में चेंज कर देती हूँ तो मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। मैं इसके लिए एग्जांपल ले देती हूँ। मैं एग्जांपल प्रीवियस वाला ही लेती हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा हमारे वैल्यूज़ को निकालने के लिए। सो इसकी वैल्यू इनिशियली हमारे पास जब हमने सेम जैसा हमारे पास क्वेश्चन था इसकी वैल्यू आई थी -28। नाउ इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, मैं रोज एंड कॉलम्स को क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ। देन वी गेट, यानी कि मैंने रोज को कॉलम के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। यानी कि लाइक मेरी यानी कि वैल्यूज़ क्या थी, यानी कि इस वाले कंसेप्ट में 2 -3 एंड देन 5। अब मेरी वैल्यूज़ हो गई हैं, इन्हीं रो को मैंने यहाँ चेंज, यानी कि फर्स्ट रो बिकम कॉलम, अब दैट इज 2 -3 5। अब ये जो हमारे पास सेकेंड रो है वो बन जाएंगी सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड रो बन जाएंगी थर्ड कॉलम। सो यानी इसी के मुझे एक्सपैंड करना है, फर्स्ट के साथ मैं इसको
एक्सपैंड कर देती हूँ, या मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव का है, आपको समझ भी आ जाएगा कि इस टाइप में लिख देती हूँ एक्सपैंडिंग along the first column. So it's 2 0 minus 20 plus 3, then क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएंगी आपको डिटर्मिनेंट इजीली कैलकुलेट करना आ जाएगा। देन लिविंग दिस, देन 30 माइनस 0, ठीक है। देन माइनस 40 माइनस 38 plus 150 is equal to minus 28. Now in this case my new determinant is same as the old determinant, so the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged with each other. ठीक है, हमारे पास अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज देखी हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज if two, so next third property, if any two rows or columns of a determinant are identical, का मतलब क्या है, वो सेम हैं। उस अगर मान लीजिए कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम मेरी सेम आ जाती है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होंगी, इज 0। तब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होंगी। एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ, दैट इज 3 2 3 2 2 3, देन 3 2 3। यहाँ देखिए हमारे पास जो है यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड रो क्या है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो हमें अगर प्रॉपर्टी पता होंगी इजी होगा। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, मैंने एक्सपैंड किया है अलोंग द फर्स्ट रो, तो अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो उस केस में हमें जहाँ कहीं भी गिवन होगा उसका कि मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, वो मेरा इजीली हम उस कंसेप्ट में डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने हमारी 3 प्रॉपर्टीज की हैं। सो अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फोर्थ वन that is if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then value gets multiplied by k। क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यानी कि हमने कोई भी यानी कि लिया है, उसे मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिया, जैसे मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ मैंने बाहर रखा है, ठीक है, दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, यानी each element of a row determinant is multiplied by a constant k। देखिए, ठीक है, अगर मैं इस सिंगल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ, ठीक है, तो ये इसका मतलब है सिंगल, या तो R1 R2 या R3। तो उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, तो जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, k से मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। या फिर k a1 k b1 k c1, दैट इज a2 b2 c2 a3
B3 C3. ओके, देन दिस इज, तो यानी कि अगर मैं इसका अपोजिट भी कर सकती हूँ, मुझे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट गिवन है तो मैं इसे चेंज करके बाहर से उसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल में ले लेती हूँ कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है 18, 36, 1, 4, 17, 3 देन 6। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, मैंने देखा कि ये जो नंबर है ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है ये 6 से डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरी कैलकुलेशन टफ हो सकती है। सो उसी कंसेप्ट को हमें कैलकुलेशन को कम यानी कि इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे देखा कि जो ये 6 है, ये यहाँ पे 16 जो 6 की टेबल में सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 6 के यानी कि 17, या फिर आप इन सभी का एलसीएम लेके देख सकते हैं कि यानी कि इन सभी में कौन से कॉमन हैं। इट मीन्स कि ये आपका क्या बन गया है, फर्स्ट रो में 6 कॉमन हो गया है, फर्स्ट रो में 6 हमारा बाहर में इसको निकाल देती हूँ, दिस इज 6, ठीक है, हर रो का। तो दिस इज 17, 3, 6, 1, 3, 4, 17, 3, 6, और हमें अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब मैंने क्या देखा कि जो ये दो रोज हैं यानी कि क्या है, सेम है, यानी R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 और R3 क्या है, सेम है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो गई है, डिटर्मिनेंट की 0। सो हम प्रॉपर्टी इसको यूज करके अपने आंसर को, डिटर्मिनेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इफ सम और ऑल एलिमेंट, if some or all element of a row or column of a determinant, ये determinant है, ठीक है, ये इसका साइन होता है, are expressed as sum of two or more terms, यानी अगर वो दो या दो से ज़्यादा, यानी कि एक रो का ये एलिमेंट है वो सम करके, वहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था, तो ये किसका कंसेप्ट है, समेशन, सम का कंसेप्ट है। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट, तब हम उन्हें दो और मोर से डिटर्मिनेंट के समेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल बना देती हूँ क्योंकि हमें इसके एग्जांपल से क्लियरली समझ में आएगा। दैट इज टेकिंग एग्जांपल ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी। हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, दिस इज ए बी सी, ए प्लस 2x, बी प्लस 2y, सी प्लस 2z, दिस इज x, y and z, टेकिंग इट एज अ 0, ठीक है। क्या करना है कि मैंने देखा कि मेरे पास थर्ड, जो मेरे पास सेकेंड रो है, सॉरी सेकेंड रो में ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ अ रो आर एक्सप्रेस सम ऑफ टू और मोर टर्म, तो ये दो और मोर टर्म का क्या है, सम है, तो मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, यानी कि मैंने इसे, इसी कंसेप्ट को मैं लिख सकती हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड, से मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, प्लस यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसे मैंने अलग से, लेकिन उसके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, यानी इसका मतलब मैं इसको अपोजिट भी, अगर किसी भी दो डिटर्मिनेंट में बाकी रोज, फर्स्ट रो सेम है, थर्ड रो भी सेम है, तो हम इन सभी को ऐड कर सकते हैं और हम इन्हीं को दो के टर्म्स में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट है इसका कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू, इनको मैंने दो के सम में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसी में ही यहाँ पे ए फर्स्ट रो और जो इसकी
सेकेंड रो है वो सेम है, क्या आ गया उसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया। यहाँ से मैं 2 बाहर कॉमन ले लेती हूँ, ABC XYZ, ये हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा था कि हम अपने कोई भी के कांस्टेंट को ले सकते हैं, तो मैंने इन सभी में से 2 को कॉमन ले लिया, 0। अब यहाँ मैंने क्या देखा कि ये 2 रो भी क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। देखिए यानी कि हमने इसी क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए एग्जैक्ट तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर दिया। देन 6th प्रॉपर्टी, इफ टू ईच element of a row or column of a determinant equi multiples of corresponding elements of other row or column are added। जिस टाइप से हमने मैट्रिसेस में 2 रोज को ऐड किया था, ये उसी की बात कर रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और द कॉलम इक्वी मल्टीपल्स, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी रो को फिर हम ऐड कर रहे हैं। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम, यानी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। हम डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपनी इस प्रॉपर्टी को इजीली यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है A1 B1 C1, दैट इज B2, या मैं इसको ले लेती हूँ क्योंकि ये मेरे पास फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा C1, दैट इज B2 या A2 B2 C2 A, ठीक है ना, कि ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। तो मैंने इसको नंबरिंग को चेंज कर देती हूँ 3। क्लियर, यानी कि अगर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्या मैंने यहाँ पे ऑब्टेन कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ मैं क्या, R1, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 में प्लस किया, दैट इज इक्वी मल्टीपल ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो, यानी कि मैंने R1 में ही क्या ऐड कर देती हूँ, या मैंने R3 है क्योंकि मेरे पास ये 3 का कंसेप्ट है, यहाँ मैंने R3 में K को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर उसे ऐड कर रही हूँ मैं किस में, R1 में, फिर उसकी वैल्यू को ही R1 में मैं पुट करती हूँ। जैसे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे चेंज नहीं होंगे, यानी R1 में मैंने अप्लाई किया है तो R1 तो है ही, R1 में R1 तो है ही, फिर क्या लिखा है, K से मल्टीप्लाई कर दो R3, दैट इज C1, K मल्टीप्लाई बाय C2, K मल्टीप्लाई बाय C3, ठीक है। तो यानी कि हम इन सभी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। सो टिल नाउ वी हैव ओनली कवर्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स उसके, माइनस कंसेप्ट, यानी कि हमारे पास कोफैक्टर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, माइनस के कौन से कंसेप्ट है, इनवर्स में हम इन्हें कैसे यूटिलाइज करते हैं, ठीक, इन सभी प्रॉपर्टीज को वो सभी आपको समझाऊंगे। सो फॉर गिविंग मी मोर, सब्सक्राइब इट प्लीज।